हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे। ये जो लेक्चर हमारा ये है पार्ट 3 गेट प्रैक्टिस एंड रिवीजन विथ पीवाईक्यू। तो हमारा ये जो सीरीज़ है हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है। आज हम पार्ट 3 ये जो गेट का हमारा सीरीज़ है रिवीजन और प्रैक्टिस विथ पीवाईक्यू उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो विदाउट डिले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। जो ये क्वेश्चंस हैं वो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं। ये आपके लिए गेट के लिए गेट बी और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं लाइक एम्स हो गया और DBT-JRF और CSIR जो भी एग्जाम्स होंगे लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के हैं उसके लिए ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज है वो हेल्पफुल होगा। तो आप ना कि गेट बाकी अदर एग्जाम्स को भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको एज अ प्रैक्टिस सेशन ले सकते हैं और आप इसको रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विदाउट डिले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज कैरीड आउट बाई। तो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ट्रांसक्रिप्शन से लिया गया है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से पूछा गया है गेट में। जो इसके ऑप्शन से पहला है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, फिर जो बी है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सी ऑप्शन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो जो हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कौन सा पॉलीमरेज होता है, उसको कौन सा पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है वो इन्होंने इसमें पूछा हुआ है। तो अगर आपको पता होगा जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन करवाता है वो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो डीएनए को लेकर के आरएनए को बनाता है। तो मीन्स वो डीएनए डिपेंडेंट होता है और आरएनए पॉलीमरेज है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। जो सेकंड ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये नहीं होगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। और एक है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी नहीं होगा, ये वायरसेस में होते हैं। और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये भी वायरसेस में होते हैं। तो ये नहीं होगा। जो हमारा इसका सही आंसर हो गया वो है हमारा ऑप्शन ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कैरी आउट करता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो गया। तो जो इसका आंसर है वो ए होगा। ऑल यूकैरियोट्स हैव 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस व्हिच ट्रांसक्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक टाइप 1 2 3 4 5 बहुत सारे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आरएनए बनाते हैं। तो ये हमारा एक टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जो ये समराइज करता है डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज को और वो किस में पाए जाते हैं और उनका जो फंक्शन है, मीन्स कौन कौन से आरएनए को बनाते हैं। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, मीन्स सारे यूकैरियोट्स में। और जो बनाता है वो क्या बनाता है, लार्ज आरएनए बनाता है। किसको सिंथेसाइज करेगा, आरआरएनए, मीन्स राइबोसोमल आरएनए को ही बनाता है। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो भी सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है। वो क्या बनाता है, एमआरएनए, एसएनओ आरएनए मीन्स स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, सब एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड एमआई आरएनए। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो मोस्टली एमआरएनए को बनाता है, एसएन आरएनए, एसएनओ आरएनए एंड एमआई आरएनए। ये बहुत हर बार पूछा जाता है, मीन्स गेट के एग्जाम में या अदर एग्जाम्स में ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो आप ये याद कर सकते हैं। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो भी सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है। वो क्या बनाता है, मोस्टली टीआरएनए बनाता है, मीन्स ट्रांसफर आरएनए बनाता है। और कुछ स्मॉल आरएनए बनाता है और सम एसएन आरएनए एंड एमआई आरएनए। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो एमआई आरएनए बनाता है और टीआरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए, 2 जो है वो एमआरएनए, 3 जो है टीआरएनए। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 4 होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, वो सम एसआई आरएनए को सिंथेसिस करता है। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 5 होता है वो भी प्लांट में पाया जाता है और वो भी आरएनए इंपॉर्टेंट इन हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्मेशन। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 5 होता है वो हेट्रोक्रोमैटिन सिंथेसिस में होता है। तो इसका एक कोड होता है रमता। रमता मीन्स आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए और आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो टीआरएनए। तो आप सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 और जो रमता कोड है आर से आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो टीआरएनए बनाता है। और जो हमारा सेकंड है वो एमआईआरएनए बनाता है और जो थर्ड है वो भी एमआईआरएनए और कुछ एसएनआरएनए बनाता है। तो आप याद रख सकते हैं इसके थ्रू। और जो आरएनए पॉलीमरेज 4th और 5th होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। वो कुछ जो 4th है वो एसआईआरएनए बनाता है और जो 5th है वो हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट प्ले रोल जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो हमारा 12 क्वेश्चन है वो क्या है, एसिटिलकोलिन released by parasympathetic nerves has which one of the following function in the heart pacemaker cells। तो जो ये हमारा है ये एसिटिलकोलिन जो ये सेल सिग्नलिंग से आया हुआ है क्वेश्चन, और ये कुछ फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, मीन्स फिजियोलॉजी और सिग्नलिंग से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि जब एसिटिलकोलिन हमारा पैरासिम्पैथिक नर्व से रिलीज होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, हार्ट पेसमेकर सेल्स में क्या फंक्शन होता है। तो जो इसका फंक्शन होता है एसिटिलकोलिन का वो हम देखते हैं। पहला जो है वो इट बाइंड टू जीपीसीआर एंड एक्टिवेट्स जी प्रोटीन टू स्लो द हार्ट रेट। सेकंड है इट स्टिमुलेट गाबा एक्टिवेटेड आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर टू इंक्रीज द हार्ट रेट। थर्ड जो है वो इट बाइंड्स टू जीपीसीआर एंड इनहिबिट जी प्रोटीन टू स्लो द हार्ट रेट। इट इनहिबिट गाबा एक्टिवेटेड आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर टू इंक्रीज द हार्ट रेट। तो अगर आपको पता होगा जो हमारा एसिटिलकोलिन है जो पैरासिम्पथेटिक नर्व से रिलीज होता है तो हार्ट में क्या करता है, ये क्या करता है, इट बाइंड टू जीपीसीआर एंड एक्टिवेट जी प्रोटीन टू स्लो द हार्ट रेट। तो ये क्या करता है, जीपीसीआर जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग होता है वो जीपीसीआर से बाइंड करता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और जो हार्ट रेट है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको स्लो कर देगा, मीन्स जो हार्ट रेट हमारा होता है उसको स्लो कर देता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ए होगा हमारा, क्या होगा, ये जीपीसीआर से बाइंड करेगा और जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो वो हार्ट रेट को स्लो कर देता है। तो इसका आंसर हो गया ए। तो जो हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, इसका जो आंसर है ए है, एसिटिलकोलिन इज अ चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इसका मुख्य मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इसको सिक्रीट करता है। द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, तो ये क्या होता है, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होता है। दैट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल सेल्स, ये क्या करता है, स्मूथ जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है, मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनका डायलेशन करवाता है। इंक्रीज बॉडी सिक्रीशंस, जो हमारी बॉडी बॉडी में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं उसको बढ़ा देता है। और जो हार्ट रेट है उसको स्लो करता है बाई जीपीसीआर को एक्टिवेट करके। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस है एसिटिलकोलिन जो हमारा होता है एसिटिलकोलिन, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो जो इसका आंसर हो गया वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो सी वैल्यू पैराडॉक्स से है, किससे है, साइटोजेनेटिक्स से है, सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो ये क्वेश्चन है सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर्स टू, मीन सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या बताता है ये पूछ रहे हैं। तो जो ऑप्शन है द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो बी है द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक सीक्वेंसेस दैट प्रोपगेट देमसेल्व्स विदिन अ सीक्वेंस विदिन अ जीनोम। थर्ड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल एलील्स एट अ जेनेटिक लोकस। जो डी ऑप्शन है द कॉन्सेप्ट दैट टू और मोर जीन्स में हैव द सेम फंक्शन। तो अगर आपको पता होगा जो सी वैल्यू पैराडॉक्स है वो क्या बताता है, पहली बात जो हमारा ये सी वैल्यू है वो मीन्स जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम जो है उसको बोलते हैं सी वैल्यू, और पैराडॉक्स मीन्स वेरिएबिलिटी। तो ये क्या बताता है, द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहता है कि अगर जीनोम का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कोरिलेशन नहीं होता है, मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर हमारा जीनोम साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये बताता है कोई रिलेशन जीनोम के साइज और जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है। अगर जीनोम छोटा है तब भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है और बड़ा है तब भी हो सकता है, मीन्स कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो गया वो ए हो गया कि जो जीनोम साइज है उसका कोरिलेशन जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा गया है। तो ये सी वैल्यू पैराडॉक्स बताता है। और सी वैल्यू जो होता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड जीनोम को बोलते हैं। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स इज दैट द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ हैप्लॉइड जीनोम, जो हमारा हैप्लॉइड जीनोम होता है उसमें जितने डीएनए होते हैं उसको बोलते हैं सी वैल्यू। 1C मीन्स वही हैप्लॉइड जीनोम डज नॉट सीम्स टू correspond strongly to the complexity of an organism and 1C वैल्यू कैन बी एक्सट्रीमली वेरिएबल। तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये सी हमारा सी वैल्यू पैराडॉक्स होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी को कोरिलेट नहीं करता जीनोम साइज से, और जो 1C वैल्यू है वो वेरी भी करता रहता है, मीन्स जो जीनोम ब्लड जीनोम है वो वेरी भी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। तो ये हो गया हमारा सी वैल्यू पैराडॉक्स। इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को जीनोम साइज से रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर। तो इसमें ये जो हमारा है ये सेल सिग्नलिंग चेक पॉइंट से है, सेल साइकिल चेक पॉइंट से क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, सेल साइकिल को जो बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं उसको
कंट्रोल करती हैं। तो उसमें पूछा गया कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं कि जो चेक पॉइंट का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहला है पहला जो ऑप्शन है इपीलीमुमैब। पहला जो है इपीलीमुमैब है, दूसरा है पेम्ब्रोलीजुमैब है, तीसरा जो है निबोलुमैब, और जो लास्ट है वो ट्रास्टुजुमैब है। तो ये सारी हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जो हमारा ये ट्रास्टुजू जो हमारा ट्रास्टुजुमैब है, ये हमारा इम्यून चेक पॉइंट इन्हिबिटर की तरह यूज़ नहीं होता है, ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। बाकी जो हमारी ड्रग्स हैं तीनों ऊपर की ABC ड्रग्स, इपिलुमुमैब, पेम्ब्रोलीजुमैब और निबोलुजुमैब जो होती हैं, ये तीनों ऊपर की जो हमारी तीनों ड्रग्स हैं ये इम्यून चेक पॉइंट इन्हिबिटर की तरह यूज होती हैं। जो लास्ट है ट्रास्टुजुमैब, ये हमारा तो कैंसर्स में, ब्रेस्ट कैंसर्स में यूज की जाती है, चेक पॉइंट की तरह यूज नहीं की जाती है। तो थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो इसका ऑप्शन है वो डी होगा। मीन्स ट्रास्टुजुमैब इज अ बायोलॉजिक एजेंट प्राइमरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये जो HER2 हमारा होता है पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बायोलॉजिक्स है। It may be used as an adjuvant therapy for localized disease और फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर मेटास्टेटिक डिजीज। तो ये जो हमारा ये एज आ एडजुवेंट तरह भी यूज की जा सकती है और फर्स्ट लाइन थेरेपी में भी यूज की जा सकती है। तो जो हमारी ड्रग्स हमने बात किया था, ये जो PD1 इनहिबिटर्स होती हैं वो क्या क्या है, निबोलुमैब जो है और पेम्ब्रोलिजुमैब जो है, दो ड्रग्स। कौन कौन सी, निबोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब जो है वो PD1 इनहिबिटर्स की तरह काम करती हैं। जो हमारा ये सेल सिग्नलिंग होता है एंटीजन और टी सेल्स का, उसके बीच में जो PD1 होता है उसको हमारी निबोलुजुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब उसको ब्लॉक करती है। फिर दूसरा जो है हमारी जो दूसरी ड्रग्स है इपिलुमुमैब और ट्रेमिलुमुमैब। ट्रेमिलुमुमैब और इपिलुमुमैब जो होती है वो CTLA4 इनहिबिटर्स को एज उसको ब्लॉक करती हैं, जो आपस में सिग्नलिंग होती है। जो CTLA4 होती हैं, टी सेल्स और एंटीजन के बीच में कनेक्शन होता है, उसको ये ब्लॉक करती हैं। और जो PDL1 को ब्लॉक करती है वो क्या है, एटिलीजुमैब और डुर्बुलुमैब। डुर्बुलुमैब और इटिजुलुजुमैब जो है वो PD11 के इनहिबिटर्स हैं। तो ये हमारी जो सारी ये इनहिबिटर्स हैं वो एज अ सेल साइकिल चेक पॉइंट की तरह भी यूज की जाती है। तो जो हमारा ट्रास्टुजुमैब है वो सेल चेक पॉइंट इनहिबिटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राइटिक सेल्स आर इन्वॉल्व इन क्रॉस प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेंस। तो ये इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारा ये डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं वो क्रॉस प्रेजेंटेशन में एंटीजेंस के इन्वॉल्व रहती हैं। ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस प्रेजेंटेशन। जब डेंड्राइटिक सेल्स क्रॉस प्रेजेंटेशन करती है एंटीजेंस का, तो कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक है PAT-F3 प्रोटीन, बेसिक ल्यूसीन जीपर ATF लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फिर जो क्यू है वो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिंग CH टाइप 4 मार्च 1 बोलते हैं। जो नेक्स्ट है वो सोल्यूट कैरियर फैमिली 10 मेंबर। जो एस है वो क्लिप प्रोटीन। तो अगर आपको पता होगा, जब हमारा डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन का प्रेजेंटेशन करती हैं, क्रॉस प्रेजेंटेशन करती हैं, तो उसमें जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिक ल्यूसीन जीपर ATF लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3 जो है वो बैट F3 जो है ये मेन प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है। तो जो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन वो पी है हमारा। पी मतलब बेसिक ल्यूसीन जीपर ATF लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3 जो है वो डेंड्राइटिक सेल्स के क्रॉस प्रेजेंटेशन में एंटीजेंस के इन्वॉल्व रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ए ऑप्शन, द बेसिक ल्यूसीन जीपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ATF लाइक 3 इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशनल टाइप 1 डेंड्राइटिक सेल्स। तो जो डेंड्राइटिक सेल्स होती है उनके डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल रहती हैं सर, जो फैक्टर हैं दैट आर इसेंशियल फॉर क्रॉस प्रेजेंटेशन, जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल होती है क्रॉस प्रेजेंटेशन के लिए। एंड CD8 टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन एंड ट्यूमर्स। तो जो हमारी ये BAT-F3 जो होती हैं वो हमारी क्रॉस प्रेजेंटेशन भी करवाती हैं, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन और ट्यूमर, उसको भी ये करवाती हैं। तो जो इसका आंसर हो गया वो ए सही हो गया। BAT-F3 जो फैक्टर है वो एंटीजन की क्रॉस प्रेजेंटेशन में रहता है डेंड्राइटिक सेल्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ B सेल इन द बोन मैरो।
तो जो हमारा कौन सी जो सेल्स होती हैं वो बी सेल्स के डेवलपमेंट में बोन मैरो में इन्वॉल्व रहती हैं। तो पहला है स्ट्रोमल सेल, दूसरा है डेंड्राइटिक सेल्स, तीसरा है कुफर सेल्स एंड चौथा है एनके सेल्स। तो अगर आपको पता होगा जो हमारी स्ट्रोमल सेल्स होती हैं जो स्ट्रोमा में पाई जाती हैं, स्ट्रोमल सेल्स वो हमारी बी सेल्स के डेवलपमेंट में बोन मैरो में इंपॉर्टेंट प्ले रोल निभाती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्ट्रोमल सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रोमल सेल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स इन बोन मैरो। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए जो है वो स्ट्रोमल सेल्स प्रोड्यूसेस एंड रिलीज IL-7। तो जो हमारी स्ट्रोमल सेल्स होती हैं वो इंटरल्यूकिन 7 को बनाती हैं। देयरफॉर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बी सेल डेवलपमेंट इन बोन मैरो। तो उसके साथ जब ये इंटरल्यूकिन 7 को बनाती हैं तो वो जो है बी सेल्स के डेवलपमेंट को बोन मैरो में करवाती हैं। मेनली कंट्रोलिंग द साइज ऑफ बी सेल्स कंपार्टमेंट, जो ये कंट्रोल करती हैं बी सेल्स के साइज को, जो उनका कंपार्टमेंट साइज होता है कंपार्टमेंट उसको ये कंट्रोल करती हैं। इन द बोन मैरो डिफरेंट टाइप ऑफ हेमेटोपोएटिक सेल्स डेवलप। जो बोन मैरो में बहुत सारी हेमेटोपोएटिक सेल्स और डेवलप होती है फर्दर जब मेच्योर होती हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रोमल सेल्स होती हैं वो इंटरल्यूकिन 7 को रिलीज करती हैं उसके थ्रू ये बी सेल्स का डेवलपमेंट करवाती हैं बोन मैरो में और उसके साइज को कंपार्टमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो गया ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेग हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो लेग हीमोग्लोबिन के लिए सही हो जाता है। हीमोग्लोबिन का एक टाइप है लेग हीमोग्लोबिन, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, इट बाइंड ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज। सेकंड है, इट बाइंड हीमोग्लोबिन टू प्रोटेक्ट ऑक्सीजनेज। इट बाइंड्स ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट हाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है, इट बाइंड्स ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट ऑक्सीजनेज। तो अगर आपको पता होगा जो हमारा लेग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है हमारे लेग्यूमिनस प्लांट में उसको ऑक्सीजन से बचाता है। तो इसका जो फंक्शन होगा, इट बाइंड्स ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज को बचाता है ऑक्सीजन से बाइंड करके, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजिनेज होता है वो ऑक्सीजन को उसको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर वो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजिनेज फंक्शन नहीं करेगा। तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इट बाइंड ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज। Leg hemoglobin, also known as legoglobin. Leg hemoglobin is an oxygen-carrying phytoglobin found in nitrogen-fixing root nodules of leguminous plant. तो जो हमारे लेगुमिनस प्लांट होते हैं रूट नोड्यूल्स में उनके ये पाया जाता है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करवाने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा ताकि जो हमारी नाइट्रोजनेज है उसके पास ऑक्सीजन ना जाए। इसका जो फंक्शन होता है, पहला, फैसिलिटेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। टू प्रोटेक्ट द एंजाइम नाइट्रोजनेज फ्रॉम बीइंग इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और एंजाइम को जो हमारा नाइट्रोजनेज है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो ऑक्सीजन जाकर के उससे बाइंड ना करे और उसको इनएक्टिवेट ना करे। तो इसके ये फंक्शन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ये ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन से बाइंड करके नाइट्रोजनेज को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज। जब हमारा ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करता है सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को, तो उसका इवेंट क्या क्या होता है, मीन्स स्टेप्स क्या होते हैं सही, मतलब स्टार्टिंग टू एंड। तो पहला जो ऑप्शन है, लैंडिंग, अटैचमेंट, टेल कॉन्ट्रैक्शन, पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग, फिर डीएनए इजेक्शन। सेकंड है अटैचमेंट, लैंडिंग, पेनिट्रेशन, टेल कॉन्ट्रैक्शन, डीएनए इजेक्शन। नहीं है, ये नहीं होगा, लास्ट में डीएनए इजेक्ट नहीं करता है। सी ऑप्शन, लैंडिंग, टेल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी नहीं होगा। पहला है लास्ट ऑप्शन, अटैचमेंट, टेल कॉन्ट्रैक्शन, लैंडिंग, ये भी नहीं होगा। तो ये जो इसका है पहला ऑप्शन सही है। पहला क्या होगा, लैंडिंग, वो मूव करेगा बैक्टीरियल सेल्स पे, लैंड करेगा, फिर अटैच करेगा, अटैच के बाद टेल कॉन्ट्रैक्शन, अपने टेल्स को कॉन्टैक्ट करके टेल को इंसर्ट करेगा, फिर पेनिट्रेट एंड अनप्लगिंग, फिर पेनिट्रेट धीरे धीरे अंदर घुसेगा और फिर डीएनए को इजेक्ट करेगा अंदर। तो ये हमारा ये जो बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन होता है उसका पूरा साइकिल है। तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही है। तो पहले लैंडिंग करेगा बैक्टीरियल सेल्स के पास, फिर अटैच करेगा उस सेल्स से, फिर अपनी टेल को अंदर भेजेगा, फिर उसके थ्रू धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा और अपने डीएनए को इंसर्ट कर देगा। तो जो हमारा ये इसका एक डायग्राम है, इसके अच्छे से हम समझ ले सकते हैं देखकर इस डायग्राम के थ्रू। पहला जो है अटैचमेंट, तो ये हमारा जो बैक्टीरियल सेल्स है और ये हमारा बैक्टीरियोफाज है, ये क्या किया, होस्ट सेल से बैक्टीरियल सेल से अटैच किया, पहला अटैचमेंट हुआ। फिर सेकंड पेनिट्रेशन, जब ये अटैच हो जाता है तो फेज डीएनए और होस्ट सेल धीरे धीरे ये क्या करेगा, वायरल डीएनए इंटर्स करेगा और अटैच करेगा इधर, अटैच के बाद पेनिट्रेट करेगा। सेकंड बायोसिंथेसिस, ये क्या होगा, जब अंदर चला जाता है तो बायोसिंथेसिस करेगा, जो ये डीएनए और प्रोटीन्स को बनाता है, रेप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपी नंबर को बढ़ाएगा। फर्दर बैक्टीरियोफाज मैच्योरेशन,
फिर ये मेच्योर हो जाएंगे जब बहुत सारे बैक्टीरियोफाज जो कोड प्रोटीन डीएनए सब कुछ बन जाएगा, ये मेच्योर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे एज अ न्यू फाज में असेंबल हो जाते हैं। फर्दर लाइसिस, जब बहुत सारे फाजेस बन जाएंगे तो ये सेल्स को लाइस कर देंगे, तोड़ देंगे और फर्दर न्यूली सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो यही होगा, पहला अटैचमेंट, फिर पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मेचुरेशन एंड लाइसिस। तो ये बैक्टीरियोफाज का कुछ साइकिल होता है, कैसे ये बैक्टीरियल सेल्स को इनहिबिट करते हैं और किल करते हैं। तो जो ये हमारा सीरीज रहा आज का पार्ट 3, ये आपको समझ में आया होगा और हमने कोशिश किया कि जो भी सारे जो क्वेश्चंस है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब तब भी आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और फर्दर गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू गाइज।